हेलो फ्रेंड्स, आज के इस मॉड्यूल में बात करेंगे सैमसंग के बारे में। मॉड्यूल को कंप्लीट वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अभी हम थियोरेटिकली सब कुछ जानेंगे सैमसंग का प्रोसेस, बहुत सारी टिप्स लेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल कवर करेंगे। इसके बाद थ्योरी के बाद सैमसंग का ये कंप्लीट मॉड्यूल होने वाला है, जिसके अंदर आपको सैमसंग डिवाइस का प्रोटोकॉल्स बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे देखो, अगर आपका सैमसंग का फ़ोन है, टच फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, क्योंकि कीपैड को इससे कंपेयर मत करना, कीपैड एक डिफरेंट प्रोटोकॉल हो जाता है, वो डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होते हैं ज़्यादातर। जो एंड्रॉयड है या फिर टच है, तो उसके अंदर आपका फ्लैशिंग के लिए फ़ोन आए, स्क्रीन लॉक और एफआरपी, तो उसका प्रोसेस एकदम अलग रहेगा। भला ही उसमें क्वालकॉम का प्रोसेसर हो, मीडियाटेक का हो या सैमसंग का खुद का बनाया हुआ एक्सिनोस सीपीयू हो या एसपीडी सीपीयू, वो उनके खुद के स्टाइल से काम करेगा। सैमसंग का फ्लैशिंग का प्रोटोकॉल एकदम डिफरेंट है, स्क्रीन लॉक का, एफआरपी का, मतलब एकदम अलग है। इसको आप बाकी के फ़ोन से कंपेयर नहीं कर सकते। तो सैमसंग के अंदर डाउनलोड मोड होता है, और डाउनलोड मोड सैमसंग यूजुअली फ्लैश, सैमसंग के फ़ोन नॉर्मली फ्लैश जो होते हैं वो डाउनलोड मोड में ही होते हैं। और यहाँ पे जो फ्लैशिंग में जो मैटर करता है वो करता है बाइनरी प्रोटोकॉल। बाइनरी क्या होती है आगे हम जानेंगे, डिटेल में जानेंगे एकदम, और प्रैक्टिकली भी एक बार नज़र डालेंगे इस पर। उसके बाद बात कर लेते हैं रिकवरी मोड में। तो सैमसंग के जितने भी डिवाइसेस हैं, केजी लॉक को, एमडीएम लॉक को और फाइनेंस लॉक को छोड़ के, वो सारे ही रिकवरी में जाते हैं और हार्ड रीसेट होते हैं। सैमसंग के हार्ड रीसेट का मतलब एफआरपी नहीं जाएगा, ओनली स्क्रीन लॉक रिमूव हो जाएगा, डाटा उड़ जाएगा आपका। सैमसंग के जितने भी फ़ोन हैं वो आपके क्या होते हैं, हार्ड रीसेट होते हैं। एमटीपी मोड, मैंने आपको स्टार्टिंग में सारे मोड बता दिए। एमटीपी यानी ऑन फोन के अंदर जो ऑन करके डायरेक्ट एमटीपी मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसके अंदर भी आप अपने फ़ोन को रीसेट कर सकते हो, बहुत सारे टूल सपोर्ट करते हैं। अगर नहीं होता है तो रिकवरी में ले जाके हार्ड रीसेट कर सकते हो। बहुत से लोगों का डिवाइस रिकवरी में नहीं जाता या उनको पता नहीं होता कैसे लेके जाना है, तो वो हम प्रैक्टिकली में जानेंगे। लेकिन याद रखना, जो एमडीएम वाले फ़ोन हैं, यानी कि जिसमें एमडीएम लॉक है, केजी लॉक, फाइनेंस लॉक, ये आपके रिकवरी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो हार्ड रिसेट नहीं होंगे। और सैमसंग के फ़ोन अगर केजी लॉक है, एमडीएम लॉक है, तो हो सकता है कि आप उसको फ्लैश भी ना कर सको डाउनलोड मोड में। तो इसको याद रखना, सिर्फ वही जो नॉर्मल डिवाइस है, नॉर्मल मोड में है, स्क्रीन लॉक है या कुछ भी है, लेकिन उसमें केजी, एमडीएम, फाइनेंस इस टाइप का नहीं होना चाहिए, तब आप आराम से फ्लैश कर सकते हो, स्क्रीन लॉक रिमूव कर सकते हो हार्ड रिसेट करके रिकवरी में ले जाके। ठीक है, ये तो हो गया सैमसंग का खुद का प्रोटोकॉल। अब बात कर लेते हैं वो वाले डिवाइसेस जो कि सैमसंग के हैं, लेकिन उसके बाद भी क्वालकॉम मोड में कनेक्ट होते हैं, मीडियाटेक मोड में कनेक्ट होते हैं या हो सकते हैं ईडीएल से या टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके। तो उन डिवाइसेस को अगर आप क्वालकॉम मोड में कनेक्ट कर रहे हो या टेस्ट पॉइंट की मदद से मीडियाटेक में डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हो, तो उसको हम सैमसंग के प्रोटोकॉल में शामिल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मीडियाटेक में कनेक्ट कर रहे हो, डाउनलोड मोड में नहीं कर रहे, तो वो मीडियाटेक का स्टाइल में काम करेगा, काम होगा आपका। क्वालकॉम का कर रहे हो तो क्वालकॉम के स्टाइल में काम होगा, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। तो अगर आप सैमसंग के फ़ोन को मीडियाटेक के प्रोसेस से या क्वालकॉम के प्रोसेस से वर्क कर रहे हो, तो वो डेंजरस हो सकता है आपके लिए। तो उसको हमेशा ध्यान रखो। अगर आप सैमसंग के डाउनलोड मोड में फ्लैश कर रहे हो, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर आप सैमसंग का ही फ़ोन को क्वालकॉम मोड में कनेक्ट करके कर रहे हो, मीडियाटेक मोड में कनेक्ट करके फ्लैश कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बैकअप ले लेना है। बैकअप कंप्लीट फार्मवेयर के, फ़ोन के अंदर के जितने पार्टीशन है सबको बैकअप ले लेना। हो सकता है कि कुछ करते में कुछ गड़बड़ हो जाए सीपीयू मोड से, तो आप अपना जो बूट मोड होता है उसको खो दोगे। ठीक है, अगर आपका एक बार बूट मोड खो गया तो आप सैमसंग के फ़ोन को डाउनलोड मोड में नहीं ले जा पाओगे और फ्लैश नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको डेड बूट रिकवरी करनी पड़ेगी प्रोग्रामिंग वाले टूल से, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए। तो अब बात कर लेते हैं टिप्स क्या है। तो टिप आपके लिए यही है कि कभी भी आप अपना सैमसंग का फ़ोन अगर आप फ्लैश करते हो या कस्टमर का फ़ोन फ्लैश करते हो, हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी वाली डाटा केबल, यूएसबी केबल का इस्तेमाल करें, जो कि कंपनी की ब्रांडेड काफ़ी मोटी केबल हो, उसको फ्लैशिंग के लिए लें। क्योंकि अगर आप नॉर्मल फ्लैशिंग से करोगे तो हो सकता है टाइम लग जाए, या फिर कोई इंपॉर्टेंट फाइल फ्लैश हो रही हो तो बीच में से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए और आपका फ़ोन फ्लैशिंग के बीच में ही रुक जाए। और हमेशा याद रखना, अगर आपका फ़ोन फ्लैश कर रहे हो आप यूएसबी केबल से, तो बीच में यूएसबी केबल नहीं हिलनी चाहिए सिस्टम इमेज के टाइम पे।
अगर आपकी फ़ाइल फ्लैश हो रही है सिस्टम इमेज वाली, system.img वाली, उसके बीच में अगर आपकी डाटा केबल हिल गई, मिस्टेकनली इजेक्ट हो गई, या लाइट चली गई, या कुछ इस टाइप का हो गया कि बीच में से कनेक्शन टूट गया फ्लैशिंग करते टाइम पे, तब आप अपने सैमसंग फ़ोन की जो बूट फाइल होती है उसको खो सकते हो, वो करप्ट हो सकती है। और अगर वो करप्ट हो गई तो आप उसको नॉर्मली डाउनलोड मोड में अब उसके बाद नहीं ले जा सकते, दैट वुड बी डेड, वो फ़ोन डेड हो जाएगा। उसके लिए अब आपको उसका डेड बूट रिकवर करना होगा। डेड बूट रिकवरी के लिए या तो आपको एमएमसी या यूएफएस आईसी निकाल के प्रोग्राम करनी पड़ेगी, जो कि एक काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, या फिर आपको, अगर आपका फ़ोन डायरेक्टली मीडियाटेक या क्वालकॉम में कनेक्ट हो रहा है और उसकी डेड बूट वाली रिपेयर फाइल पड़ी है मीडियाटेक वाले स्टाइल में, ठीक है, अगर मीडियाटेक में कनेक्ट हो रहा है तो एमटीके वाले स्टाइल में पड़ी है, क्वालकॉम में कनेक्ट हो रहा है तो क्वालकॉम वाले स्टाइल में अगर पड़ी है, और फ़ोन कनेक्ट हो रहा है, मैंने आपको बता दिया ना, की के साथ फ्लैश होता है क्वालकॉम का, मीडियाटेक का ओथ के साथ होता है, तो वो सब कुछ वही काम करेगा, और आपका फ़ोन कनेक्ट होके फ्लैश हो रहा है डेड बूट रिकवरी फाइल से, तब जाके चांसेस हैं कि आपका फ़ोन वापस से डाउनलोड मोड में आ जाएगा और आप उसको ओडिन से या किसी भी टूल से फ्लैश करके ऑन कर सकोगे। अगर डेड बूट रिकवरी वाली फ़ाइल है नहीं और डायरेक्ट हमारा मीडियाटेक में कनेक्ट नहीं हो रहा या नहीं हो सकता, या क्वालकॉम में कनेक्ट नहीं हो रहा या नहीं हो सकता, या उसके अंदर मीडियाटेक या क्वालकॉम का सीपीयू है ही नहीं, एक्सिनोस का सीपीयू है, तब आपके पास कोई चांस नहीं बचता। अगर आपकी डाटा केवल सिस्टम वाली इमेज फाइल पे हिल गई और आपका फ़ोन डेड हो गया, तो आपको एमएमसी या यूएफएस आईसी निकाल के प्रोग्राम करनी पड़ेगी, या आईएसपी जंपर मार के उसको डेड बूट रिपेयर करना पड़ेगा प्रोग्रामर वाले टूल से, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए अगर आपको नहीं पता। तो हमेशा ध्यान रखना, सिस्टम इमेज फाइल पे आपको ध्यान रखना है, और हमेशा फ्लैशिंग के टाइम पे हाई फ्रीक्वेंसी केबल इस्तेमाल करो, और पावर बैकअप आपके पास रहना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए कम से कम, कि अगर आपकी लाइट चली गई, कुछ हो गया, तो 10 से 15 मिनट का बैकअप दे सके। तो दूसरी टिप आपके लिए यही है कि अगर आप मीडियाटेक या क्वालकॉम वाले स्टाइल में काम कर रहे हो सैमसंग फ़ोन के साथ, तो उसका फार्मवेयर को बैकअप कर लेना। अब सैमसंग में क्या क्या काम हो सकता है, सैमसंग फ़ोन में आप फ्लैशिंग कर सकते हो, फ्लैशिंग का मतलब अगर हैंग ऑन लोगों पे है या कुछ है तो फ़ोन को फ्लैश कर सकते हो, स्क्रीन लॉक रिमूव कर सकते हो, और सैमसंग मतलब क्या क्या काम होता है ये डाउनलोड मोड मत समझना इसको। एफआरपी हो गया, नेटवर्क लॉक हो गया, आईएमईआई रिपेयर हो गया, इफ़ इन केस अगर आप करप्ट कर चुके हो या कोई करप्ट कर चुका है तो उसको रिपेयर करने का काम हो गया। ये सारा नॉर्मल जो सैमसंग में काम होता है वो यही सब होता है, फ्लैशिंग, स्क्रीन लॉक रिमूव, और ये सब कुछ आपको कस्टमर का बिल एंड बॉक्स देख के करना होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैमसंग की बाइनरी वर्जन क्या होता है। इसको हम प्रैक्टिकली में बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी थियोरिटिकली हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आए। सैमसंग की फ्लैशिंग बहुत ज़्यादा आसान है, और तो इसको बिल्कुल भी हार्ड नहीं समझना आपको। जस्ट ये सब मैं आपको समझा रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, जिससे आपका ज्ञान बढ़े, आपको की नॉलेज बढ़े, लेकिन हमें इतना दिमाग नहीं लगाना होता सैमसंग की फ्लैशिंग के टाइम पे। जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अब देख लेते हैं कि सैमसंग की बाइनरी क्या होती है। अगर आप सैमसंग के फ़ोन को डाउनलोड मोड में कनेक्ट करके उसकी इन्फॉर्मेशन लोगे या रिकवरी में ले जाके उसकी इन्फॉर्मेशन लोगे, तो मॉडल आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। अब इस टाइप से क्या होता है कि आप सैमसंग के फ़ोन को डाउनग्रेड नहीं कर सकते। सैमसंग की एक सिक्योरिटी आई थी 2014 में, एंटी डाउनग्रेड सैमसंग फार्मवेयर, तो आप उस सैमसंग का फार्मवेयर डाउनग्रेड नहीं कर सकते। डाउनग्रेड इन द सेंस बाइनरी डाउनग्रेड नहीं कर सकते। अगर सेम बाइनरी में है, एंड्रॉयड 11 है, सेम बाइनरी में 10 है, तो फ्लैश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाइनरी डाउनग्रेड वाली फाइल है तो उसको फ्लैश नहीं कर सकते। इसको हम प्रैक्टिकल में जानेंगे। समझ में आ रहा है तो ओके, नहीं आ रहा तो भी आप समझते रहना। अगर आपका मॉडल कुछ इस टाइप से दिखेगा, तो जो स्टार्टिंग के 4 to 5 डिजिट्स होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये आपके मॉडल होंगे, ठीक है। 4 या 5 डिजिट जो होंगे आपके, 4 to 5 डिजिट्स, दिस इज़ मॉडल। उसके बाद के जो कोड, उसके बाद का जो होगा वो होगा आपका रीजन कोड, कि वो रीजन कोड क्या है। और उसके बाद के जो 2 से 3 डिजिट्स होंगे वो होगी आपकी बाइनरी। इसको अभी हम इमेज के थ्रू भी समझेंगे और प्रैक्टिकल में भी समझेंगे। और उसके बाद वाले जो 3 to 4 डिजिट्स होंगे, इसमें होती है आपकी डेट्स वगैरह। जैसे आर का मतलब हो जाएगा 2018, ई का मतलब हो जाएगा मई, और एम का मतलब हो जाएगा डेट, जिन पे हमें ध्यान नहीं देना होता। हमें सिर्फ बाइनरी पे ध्यान देना है और मॉडल पे ध्यान देना है। हमारी बाइनरी सेम होनी चाहिए, मॉडल सेम होना चाहिए, हम अपने फ़ोन को फ्लैश कर देंगे, कोई भी एरर नहीं आएगा।
तो ये होती है एक मॉडल की डिटेल। ये कैसे निकालते हैं प्रैक्टिकल में समझेंगे, एक बार फ़ोटो पे देख लेते हैं। ये है देखो सैमसंग का मॉडल, और इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, 4 to 5 डिजिट्स तो हो गए आपके फ़ोन के मॉडल, 2 डिजिट्स हो गए आपका कंट्री या रीजन कोड, उसके बाद हो गए आपका बूट लोडर वर्जन यानी कि वही बाइनरी की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये जो लास्ट के डिजिट्स होते हैं ये होता है आपका रिलीज़ डेट। आर का मतलब ईयर होगा, ये इसका मतलब होगा ईयर, इसका मतलब होगा मंथ, इसका मतलब होगा डेट। इतना कंफ्यूज नहीं होना, बस ओनली फॉर योर नॉलेज आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, अब सैमसंग फार्मवेयर का फ्लैशिंग का प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस यानी कि अगर आप सैमसंग के फ़ोन को फ्लैश करोगे तो आपको एक तो बूट लोडर दिखेगा, एपी दिखेगा, सीपी दिखेगा। पुराने अगर आप ओल्ड ओडिन को इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको एपी दिखेगा, पीडीए। इसको प्रैक्टिकल में अच्छे से समझ लेंगे एक बार। एपी आपको दिखेगा, पीडी अगर आप ओडिन एक टूल होता है सैमसंग के फ़ोन को फ्लैश करने के लिए, वो फ्री टूल है और सैमसंग का ऑफिशियल टूल है जिससे ज़्यादातर सैमसंग के फ़ोन को फ्लैश करा जाता है। फ्लैश आप बाकी के टूल से भी कर सकते हो, लेकिन स्टाइल सैमसंग का खुद के स्टाइल का होगा, वो भी ओडिन टूल का ही इस्तेमाल करते हैं। और ये तो हो गई आपकी BL वाली फ़ाइल हो जाएगी बूट लोडर की। AP वाली हो जाएगी मैन सिस्टम फाइल्स, जिसके अंदर सारे ऑप्शंस मतलब सारी फाइल्स होगी। CP वाली आपकी हो जाएगी कोर प्रोसेस की फ़ाइल हो जाएगी, जैसे नेटवर्क की फ़ाइल हो गई, मॉडम इमेज फाइल हो गई, तो वो हो जाएगी आपकी CP वाली फ़ाइल। और जो आपकी CSC फाइल होगी, CSC भी हो सकता है या कहीं पे होम भी लिखा हो सकता है। CSC वाली फ़ाइल होती है आपकी कंट्री कोड वाली फ़ाइल। कंट्री कोड से क्या फ़ायदा है, कंट्री कोड यानी कि अगर आप इंडिया में बैठे हो तो INS वाली इंडिया की फ़ाइल होगी, और अगर आप इंडिया में बैठ के कोई दूसरी फ़ाइल के फ्लैश हुआ हुआ फ़ोन चला रहे हो, मान लो दुबई का, अमेरिका का, उसके अंदर क्या होगा कि एक तो जो आपकी इंटरनेट की सेटिंग होती है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट अमेरिका की होगी, USA की होगी अगर आप USA का चला रहे हो। जो आपके डिवाइस की लैंग्वेज है वो भी वहीं की होगी, तो बहुत सारे सेटअप उसी कंट्री के होते हैं और उसमें आपको अपडेट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल में समझेंगे अच्छे से। अब पिट फाइल क्या होती है, आपने ओडिन में आपको पिट भी देखने को मिलेगा, इसको भी प्रैक्टिकल में जान लेंगे। पिट यानी कि पार्टीशंस की इन्फॉर्मेशन होती है, पिट पार्टीशन टेबल्स होती है, और जिसके अंदर आपको अगर आपको ब्लॉक काउंट, ब्लॉक साइज, डिवाइस टाइप, फ्लैश फाइल नेम, फोटा फाइल नेम, इस टाइप के बहुत सारे एरर्स होते हैं, तो उसका मतलब होता है कि आपके फ़ोन के जो पार्टीशंस हैं वो करप्ट हो चुके हैं। तो ज़्यादातर पिट फाइल अगर आपको नेट पे मिल जाती है तो ये फिक्स हो जाता है, और अगर नहीं मिलती है तो प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। और काफ़ी बार क्या होता है कि ये BL वाली फाइल से अगर आप मतलब अगर आपको फ्लैश फाइल ओनली AP वाली मिलती है, नेट से सिंगल फाइल मिलती है, तो उसके अंदर पिट फाइल्स अवेलेबल नहीं होती, पार्टीशन की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अगर आपको ज़्यादातर 4 फाइल मिल रही हैं, BL, AP, CP, CSC फ्लैशिंग के टाइम पे, तो उसके अंदर आपको पिट फाइल ऑटोमेटिकली इन फाइल्स के अंदर होती है, पार्टीशन आपके ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। कई बार नहीं बनते तो प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर हमें फ़ोन को प्रोग्राम तक करना पड़ सकता है। अभी बहुत सारी चीज़ हम प्रैक्टिकल में जानेंगे, किन फ़ोन को आप फ्लैश कर सकते हो, और बहुत बार ऐसा होता है फ़ोन डाउनलोड मोड में जाता है फिर भी फ्लैशिंग के बाद ऑन नहीं होता। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ पे चेक करनी होती है और किन किन बातों का आपको ध्यान देना होता है फ्लैशिंग के टाइम पे कि फ़ोन फ्लैश होके ऑन होगा या नहीं होगा, इसको हम प्रैक्टिकल पे कवर कर लेंगे। अगर आप अपनी नोटबुक लेके बैठे हो ये सारे पॉइंट लिखने के लिए, तो मैं आपको अभी भी समझा दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल में भी समझा दूंगा, तो आप इसको 1 बाय 1 लिख सकते हो। अगर आपका सैमसंग का फ़ोन चलते चलते बंद हुआ है ऑटोमेटिकली, किसी कोई कस्टमर बोल रहा है कि जस्ट मैं यूज़ कर रहा था, किसी को पेमेंट कर रहा था, गेम खेल रहा था और वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया, तो इसके अंदर हमेशा 50% हार्डवेयर का चांस रहेगा, 50 या 60 और 70% भी। तो आप लिख सकते हो अगर चलते चलते बंद हुआ है तो उसके अंदर ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है सैमसंग के डबल डेकर में वो CPU की प्रॉब्लम होती है। उसमें आपको नॉर्मली हीट करके भी चल जाता है, कई बार आपको रिबोल करना पड़ता है। और ये तो हो गया पहला प्रोसेस कि आप कस्टमर से पूछ लो। अगर आपको कस्टमर नहीं बताता और आप सैमसंग का फ़ोन लोगों पे अटका हुआ है तो उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ नहीं हो रहा तो सारे बटन दबा के रखना, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, या फिर बैटरी भी निकाल सकते हो अगर स्विच ऑफ नहीं हो रहा। उसके बाद आपको चार्जिंग पे लगाना है। चार्जिंग पे लगा के अगर सिर्फ और सिर्फ आपको आइकन दिख रहा है, बैटरी की परसेंटेज नहीं बढ़ रही, 1 2 3 4 5 6% इस टाइप से नहीं बढ़ रहा, तो समझ जाना कि 110% CPU की प्रॉब्लम है या हार्डवेयर की कोई दूसरी प्रॉब्लम है। फ्लैश करने के बाद फ़ोन ऑन नहीं होगा। आप अपनी तसल्ली के लिए फ़्लैश कर सकते हो लेकिन ऑन नहीं होगा। इस पॉइंट को भी लिख लेना कि चार्जिंग पे लगाने पे परसेंटेज बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी तो फ्लैशिंग के बाद ऑन होगा, नहीं बढ़ेगी तो हो सकता है फ्लैशिंग के बाद ऑन ना हो। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो
मैं आपको प्रैक्टिकल में भी दिखा दूंगा। तीसरा पॉइंट है आपका कि अगर आपके पास कोई सैमसंग का फ़ोन आया है, डाउनलोड मोड में जा रहा है, और हो सकता है कि उसकी बैटरी की परसेंटेज भी बढ़ रही है लेकिन फ्लैशिंग के बाद फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए आपको रिकवरी में लेके जाना है अपना फ़ोन। प्रैक्टिकल में जानेंगे रिकवरी में कैसे लेके जाते हैं। वहाँ पे फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन होगा, और जब आप फैक्ट्री रीसेट करोगे तो नीचे लिखा हुआ आएगा रेड कलर में ई कांट एक्सेस, काफ़ी सारे इस टाइप के रेड में एरर आएगा आपको लिखा हुआ। तो अगर वो एरर आ रहा है, फैक्ट्री रीसेट आपका फ़ोन रिकवरी में नहीं हो पा रहा, तो समझ जाना कि उसकी एमएमसी आईसी डेड हो चुकी है या फिर आपको उसकी हेल्थ को रिपेयर करना है, और वो फ्लैशिंग से भी आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा, नॉर्मल फ्लैशिंग से। ये 3 से 4 पॉइंट थे जिनको आप लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं थियोरिटिकली सीएससी के बारे में सैमसंग की। तो सैमसंग का में सीएससी क्या होता है? सीएससी मैंने आपको अभी समझाया। सीएससी का मतलब है एक तरह से कंट्री कोड, यानी कि जिस रीजन में आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ये प्री कन्फिग्रेशन आती है सैमसंग में। अगर मान लो आपका फ़ोन आपने लिया दुबई से, तो दुबई का जो भी कंट्री कोड होगा उसके अंदर इंटरनेट की सेटिंग, लैंग्वेज की डिफ़ॉल्ट सेटिंग और बहुत सारी सेटिंग वहीं की ही रहती है। और आप उसको इंडिया में चला रहे हो, तो अगर मान लो यहाँ पे एयरटेल की सिम चलती है, जियो की सिम चलती है, तो जो भी इंटरनेट की सेटिंग होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट नहीं होगी। पहली प्रॉब्लम हो गई। चलेगा आपका फ़ोन, हो सकता है नेटवर्क भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम हो गई कि उसमें अपडेट नहीं आएगा। अगर आप दुबई के फ्लैश फाइल से फ्लैश कर चुके हो और आप इंडिया में अपना फ़ोन चला रहे हो, अपडेट भी नहीं आएगा उसका कंपनी की तरफ से, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। तो इसको आप सीएससी से भी चेंज कर सकते हो। कई बार आपको सीएससी बहुत सारे टूल्स में ऑप्शन मिल जाता है सीएससी चेंज करने का। और एक कोड भी होता है इसका, ये हम प्रैक्टिकली में कवर कर लेंगे। यूएसडीटी कोड होता है, स्टार है जो कुछ टाइप करके आप अपने हाथ से भी कोड इसको चेंज कर सकते हो। ऐसा लिखा हुआ आएगा और आप उसको इंडिया या जो भी कुछ सिलेक्ट करना हो कर सकते हो। और ये हमें क्यों करना है इसका रीज़न जानेंगे एक बार, ठीक है। सीएससी कंज्यूमर कस्टमाइजेशन कंट्री स्पेसिफिक कोड, सीएससी की फुल फॉर्म होती है, जो कि असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ बाइनरीज की इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर कस्टमाइज सेटिंग हो गई, सिस्टम कन्फिग्रेशन सेटिंग हो गई, लोकलाइज जियो स्पेसिफिक थिंग हो गई, करियर यानी कि नेटवर्क की सेटिंग्स हो गई। ये सारी सेटिंग्स सैमसंग पहले से फिक्स करके रखता है, तो ये सैमसंग की हो गई। मैन्युअली चेंज के लिए कोड आपको प्रैक्टिकल में मैं आपको दिखा दूंगा। और ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल के बता दिया, ठीक है। अब इसकी हमें ज़रूरत कब पड़ती है? कई बार क्या होता है कि अगर आपका फ़ोन बाहर से आया है, कहीं से बाहर से आया या किसी ने गलती से फ्लैश कर दिया, उसको पता नहीं है। मान लो एक बाइनरी है जो कि है U10, सैमसंग में U10 वाली बाइनरी है, और ये है कहाँ का फाइमवेयर है, आपको अच्छे से समझाने के लिए लिख देता हूँ, दुबई। और उसके बाद है U9 वाला फाइमवेयर है, ये है सिर्फ इंडिया में। इसके अंदर है हमारा एंड्रॉयड 11, इसके अंदर है हमारा एंड्रॉयड 10। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने गलती से U10 वाली बाइनरी से फ्लैश कर दिया अपडेट के चक्कर में, यानी कि जो सेटिंग में अपडेट आती है उसकी बात नहीं कर रहा, ओडिन से फ्लैश कर दिया फ़ोन को। अब उसके अंदर एंड्रॉयड 11 आ गया, ठीक है, और उसमें जो बाइनरी है U10 है, जबकि इंडिया में का जो फार्मवेयर है वो अभी आया ही नहीं है, वो अभी एंड्रॉयड 10 पे ही अटका हुआ है, वो अभी U9 में ही है, और आपको फ़ोन चलाना है इंडिया में। तो अब क्या होगा? अब आप फ्लैश तो कर नहीं सकते क्योंकि उसमें U10 है, U9 फाइल एक्सेप्ट ही नहीं होगी, फ्लैश होगा ही नहीं। और इसमें एंड्रॉयड 11 है और यहाँ पे आपका एंड्रॉयड 10 है, तो इस केस में आप फ़ोन को फ्लैश नहीं कर सकते, जबकि फ़ाइल तो दुबई की है। तो इसमें हमें बचने के लिए सीएससी मैन्युअली चेंज करना होता है। सीएससी मैन्युअली, अब दुबई की भी फ़ाइल होगी तो उसके अंदर भी हम यहाँ पे सीएससी को इन्फॉर्मेशन मैन्युअली सेट कर देंगे इंडिया की। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी जियो लोकेशन की, नेटवर्क की, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब हमारा फार्मवेयर तो दुबई का ही है, एंड्रॉयड 11 वहीं का है, लेकिन सब कुछ हमारा हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग हो जाएगा, उसको आप चेंज कर सकते हो अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप से आपको कई बार सीएससी मैन्युअली भी चेंज करना पड़ सकता है। तो ये हो गई सीएससी की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब एक बार बाइनरी पे नज़र दोबारा से डाल लेते हैं। तो
ये तो मैं थियोरिटिकली बता रहा हूँ और प्रैक्टिकली में हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो बाइनरी आपको कई बार देखने को मिल सकती है, जैसे U1 के नाम से, U2 के नाम से। जैसे अगर U1 है तो समझो बाइनरी 1 है, बिट 1 भी बोल सकते हो, बाइनरी 1 भी बोल सकते हो। अगर उसमें U3 है, मॉडल्स के 5 डिजिट्स के बाद का जो नंबर है वो U3 है, तो समझ लेना बाइनरी 3 है। U9 तक ही होता है तो समझ लेना U9 है। लेकिन कई बार आपको बाइनरी हमेशा इस फॉर्मेट में देखने को नहीं मिलेगी, कई बार आपको इस फॉर्मेट में भी देखने को मिल सकती है। अगर UA है, आगे वाला नंबर A है, तो A सीरीज़ में बाइनरी 10 है। UB है या फिर SV है तो B सीरीज़ में बाइनरी 11 है। UC है तो बाइनरी स्टार्टिंग के 4 to 5 डिजिट्स को छोड़ के बाकी के जो 2 से 3 नंबर होंगे वो आपके बाइनरी के होंगे। तो इतना कंफ्यूज मत होना, प्रैक्टिकली मैं उसका ईजिली वे में मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दूंगा। तो ये था हमारा कंप्लीट सैमसंग का थियोरिटिकली मॉड्यूल। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे सैमसंग का फ्लैशिंग का स्टाइल, बाइनरी क्या होती है आपको पता चला होगा। सैमसंग का फ़ोन डाउनलोड मोड के अंदर फ्लैश होता है, डायरेक्ट CPU के थ्रू अगर फ्लैश हो रहा है तो वो क्वालकॉम का स्टाइल है और मीडियाटेक का स्टाइल होगा, जिसमें आपको सेफ्टी के साथ काम करना है, फार्मवेयर बैकअप कर लेना है। उम्मीद करता हूँ जो आपको टिप्स बताई गई हैं वो आपने लिखी होंगी और बाकी की चीज़ें हम प्रैक्टिकल में कवर कर लेंगे। तो यही था कंप्लीट डिटेल एंड डीप मॉड्यूल। उम्मीद करता हूँ मॉड्यूल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी की चीज़ें हम प्रैक्टिकल में करेंगे। तो यही था आज का कंप्लीट मॉड्यूल। सो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।